Good morning students, this is Subham Anand from CBSE Competitive School. In last class we have covered the directory of France, directory rule क्या था फ्रांस में वो कवर किए हैं and today we are going to discuss last topic of our this chapter, that is the revolution and everyday life. ठीक है, देखो अभी तक हम लोग जो भी पढ़े ना वो उसका आउटकम पढ़ते आ रहे थे कि रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, रिवोल्ट कैसे हुआ, उसका रीजन्स क्या था, पॉलिटिकल रीजन क्या था, इकोनॉमिकल रीजन क्या था, फिर रिवोल्ट जब हुआ तो उसका आउटकम क्या आया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रिपब्लिक की ओर किस तरह चेंज हुआ। तो वो डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, एक स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा था, ठीक है, फ्रांस में, उस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के बारे हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक सारे बातें। ठीक है, अब की बार हम लोग जो पढ़ेंगे तो वो डे टू डे लाइफ में, वहां ड्यूरिंग रिवोल्ट डे टू डे लाइफ में क्या क्या इफेक्ट कर रहा था वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये लास्ट टॉपिक होगा। परहैप्स लेट मी सी, यस दिस इज अ लास्ट टॉपिक। उसके बाद तुम लोग फ्री हो जाओगे, फ्री मतलब हिस्ट्री के एक चैप्टर से। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। देखो यहां से पढ़ रहे हैं, इस जगह से। ठीक है, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। क्या जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है किसी भी जगह का, वो उस जगह का जो भी पीपल है उनका कपड़ा पहनने का तरीका को, ठीक है, इफेक्ट कर सकता है। क्या लैंग्वेज दे स्पीक, जिस भाषा में वो लोग बात करते हैं, क्या उस भाषा को इफेक्ट कर सकता। और द बुक्स दे रीड, क्या वो लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसे भी इफेक्ट कर सकता। ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या पॉलिटिक्स ये सब कर सकता है? सोचो, क्या पॉलिटिक्स पीपल वेयरिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस को इफेक्ट करेगा, क्या लैंग्वेज को इफेक्ट करेगा जो आप बोल रहे हैं, क्या बुक आप जो पढ़ रहे हो उसे इफेक्ट करेगा? काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, जो जिंदगी थी मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन्स का, वो सब में बहुत सारे बदलाव देखा गया। The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice। ठीक है, ये जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट था ये अपने आप पर, ठीक है, अपॉन themselves to pass law, वो लोग मतलब खुद पे अपना क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज ले लिए, ठीक है, कि हमारा सोसाइटी में जो लिबर्टी का आइडिया होगा, इक्वालिटी जो होगा, वो किस हिसाब में होगा, किस सेंस में होगा, ठीक है, कितना डिग्री पे होगा, ठीक है, वो लोग डिटरमाइन कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिक्स का जो हेड है, मींस किंग जो है ना, यहाँ पर पॉलिटिक्स का हेड हम लोग का कौन है? किंग है फ्रेंच में। ठीक है, One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer 1789 was the abolition of censorship। सेंसरशिप देखो एक वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, 1789 का बाद एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप को खत्म कर दिया गया। इन द ओल्ड रिज्म, ओल्ड रिटन, ओल्ड रिज्म मतलब पहले, ये रिवोल्ट होने से पहले की बात है ना। इन द ओल्ड रिज्म ऑल रिटन मटेरियल and cultural activities like books, newspapers, play could be published or performed only after they had been approved by censor of the king। सेंसर्स मतलब, सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप मतलब कि एक ग्रुप रहता है, एक टीम रहता है, ठीक है, वो लोग डिस्कस करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि क्या जो आपका प्ले है या न्यूज़पेपर पे जो आप लिख रहे हैं या जिस तरह का बुक आप नॉवेल वगैरह प्रिंट कर रहे, पब्लिश कर रहे हैं, कि वो सोसाइटी में पढ़ने लायक है या नहीं है। ठीक है, इस चीज का जो अप्रूवल देता है उसे बोलते हैं सेंसरशिप। मूवीज जो इंडिया में लॉन्च होता है, कभी कभी देखते होंगे कि कोई कोई मूवी को लेकर विवाद हो जाता है कि ये बच्चा नहीं देख सकता, या इसमें बहुत वल्गरिटी दिखाया गया, वल्गर चीज है, या इस तरह का रविश कुछ है। ठीक है, तो वो डिटरमाइन कौन करता है? इंडिया का सेंसरशिप करता है। ठीक है, सेंसरशिप डिटरमाइन करता है। तो सेंसरशिप क्या डिटरमाइन करता है कि सोसाइटी को आप क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो आप पे बैन भी लगा सकता है उस चीज को लेके, जब तक आप उसे सुधारे ना। ठीक है, तो ये जो सेंसरशिप है उस समय भी था। तो उस समय किस चीज पे था? बुक्स पे, न्यूज़पेपर्स पे, प्लेस पे। मतलब यू आर नॉट फ्री
आप टोटली फ्री नहीं है, ठीक है, बंदिश में है आप। फ्रीडम है लेकिन बंदिश में है। जो पसंद है उन लोगों को, किंग का सेंसरशिप टीम को, वही आप दिखा सकते हैं, ठीक है। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। अब जो राइट्स आप दिए, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, प्रोक्लेम, क्या क्या प्रोक्लेम किया? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। एक तरफ बात है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट का, ठीक है, जो कि नेचुरल राइट है। ये हर एक व्यक्ति के पास आजादी है कि वो फ्रीली कुछ भी बोल सकता है और एक्सप्रेस कर सकता है, वो नेचुरल राइट है उसके पास एक्सप्रेशन का और स्पीच का, ठीक है। तो नाउ न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड इन टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर यहां पर है फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, ठीक है। अब जैसे ही ये राइट्स दिया गया मैन एंड सिटीजन्स को कि उनके पास स्पीच का राइट है एंड एक्सप्रेशन का जो कि नेचुरल राइट है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल गया उनको। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स वगैरह बहुत सारा प्रिंट आउट हुआ जो कि फ्रांस का बाजार में आ गया बहुत तरह का, ठीक है। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। अब उसमें डिस्कशन क्या था, हॉट टॉपिक था, बर्निंग टॉपिक था फ्रांस का, क्योंकि वहां सोसाइटी में हर एक दिन कुछ ना कुछ नया चेंजेस आ रहा है, तो उसी के बारे में वहां चर्चा चलेगा। तो जो वहां पर चेंजेस आ रहा था, ठीक है, वो सब का डिस्कशन छपने लगा। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या, प्रेस का फ्रीडम क्या है कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव, मींस आपको क्रिटिसाइज भी कर सकता है ना, क्रिटिसाइज भी कर सकता, मतलब आप कोई एक्शन लिए, आप कोई स्टेप लिए, ठीक है। गवर्नमेंट अगर कोई स्टेप लेती है तो मीडिया में क्या करता है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज दिखाता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज दिखाता है। तो ये मीडिया का आजादी है कि वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज दिखाएगा, पब्लिक को अवेयर कराएगा। दिस इज द रियल ड्यूटी ऑफ मीडिया, ठीक है, कि दे ब्रॉडकास्ट द पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रो एंड कॉन्स ऑफ द एनी इवेंट विच हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। इट इज द रियल लाइबिलिटीज ऑफ द प्रेस। यहां पर पढ़ें, ठीक है। ईच साइड्स आउट, इस जगह each sides out to convince the others of its position through the medium of print, ठीक है। each sides out to convince other of its position through the medium of print, print के मीडियम से। plays, songs, festive procession attracted large numbers of people. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosopher wrote about the lands in texts which only handful of educated people could read, ठीक है। अब ये क्या हुआ, this was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty and justice that political philosopher wrote about at the length in texts which only handful of educated people could read। पहले जो फिलोसोफर लोग, ठीक है, उधर जॉन लॉक, ये लोग जो अपना लिखे थे थ्योरीज, वो तो स्क्रिप्ट था ना यार, लिखा हुआ स्क्रिप्ट था। तो दोज हु आर एजुकेटेड ओनली दे कैन रीड, बट व्हाट अबाउट द इलिटरेट पर्सन, दोज हु डू नॉट रिकॉग्नाइज द लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स, व्हाट अबाउट देम, हाउ दे विल गेट टू नो इट? दे विल गेट टू नो इट थ्रू प्लेज, नाटक, सॉन्ग्स, गाना, फेस्टिव प्रोसेसन, जो उत्सव का निकलता है ना रैली, ठीक है। फेस्टिव प्रोसेसन मतलब कि जो, अरे क्या बोलते हैं, यात्रा निकलता है, यात्रा, रथ यात्रा वगैरह निकलता है ना, उस तरह का फेस्टिव प्रोसेसन। अट्रैक्टेड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, ठीक है, बहुत पीपल को अट्रैक्ट किया। तो इससे क्या होता है ना, कहते हैं ना कि कोई भी चीज को अगर आप डिस्प्ले कर रहे हो तो वो ज्यादा इंप्रेशन छोड़ता है हर एक पे, वो चाहे लिटरेट हो या इलिटरेट हो, ठीक है। तो ये अब जो काम कर रहा है, अब ये हर एक के लिए इक्वली बेनिफिशियल है, सबको ही देखकर सुनकर समझ रहा है, ठीक है। और पहले क्या था लोग कि सिर्फ एजुकेटेड पीपल लोग जो हैं वही लोग टेक्स्ट को पढ़ के समझ रहे थे कि क्या है और क्या नहीं है लिबर्टी और इक्वालिटी, ठीक है। चलो आगे आते हैं।
ये देखो एक यहाँ पर पिक्चर है, बहुत कॉमेडी पिक्चर है ये, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है ना, वहां के जो सेठ साहूकार लोग थे, मतलब जो पैसा वैसा कमा लिए, चर्च का प्रॉपर्टी वगैरह कैप्चर किए हुए थे, ठीक है, वो लोग खा खा के मोटा गए। ये देखो पेट उनका, ठीक है। अब इनको जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो गया तो ये लोग पकड़ पकड़ के ला रहा है ये मशीन के सामने, ठीक है। अब ये मशीन पे क्या कर रहा है, इसको लगा के इधर से देखो ये प्रेस कर रहा है, प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसका मोटापा कम हो जाएगा, ठीक है, उससे मोटापा उसका कम हो जाएगा। तो ये पेंटिंग में देखो क्या लिख रहा है, दिस एनोनिमस प्रिंट ऑफ 1790 सीक्स टू मेक द आइडिया ऑफ जस्टिस टेंजिबल, है ना। जस्टिस ऑफ मतलब जो आइडिया ऑफ जस्टिस है उसको टेंजिबल बना रहा है, जस्टिस ऑफ जो आइडिया ऑफ जस्टिस है उसे टेंजिबल बना रहा है, मतलब कि आप उसे फील कर सकते हैं छू के, ठीक है। एक और कमेंट इसका होगा, यहां पर देखो एक्टिविटी में पढ़ना, डिस्क्राइब द पिक्चर in your own words, what are the images that our artist has used to communicate the following ideas: greed, equality, justice, takeover by the states and assets of the church, ठीक है, कि ये क्या करना चाह रहे हैं। मैं तो बच्चा में जब इस फोटो को देखा था ना तो काफी हंसा था किताब देख के, याद है हमको आज तक कि आखिर कर क्या रहा है, मशीन पे डाल के इसको प्रेस कर रहा है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर एक और है फिगर, ठीक है, ये आपका गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं उसका है। तो ये हो गया आपका डे टू डे लाइफ, यहाँ पर खत्म हो गया, ये छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। अब आ जाइए कंक्लूजन। आप लोगों का चेहरे पे हंसी आ जाना चाहिए क्योंकि अब चैप्टर समाप्त हो गया, कंक्लूजन पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। कंक्लूजन, इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्रॉन्ड हिमसेल्फ इंपीरियर ऑफ फ्रांस, ठीक है। कब, 1804 में नेपोलियन क्रॉन्ड हिमसेल्फ एज ए इंपीरियर ऑफ फ्रांस। ही सेट आउट टू कन्क्यूर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अगल बगल के जो भी कंट्रीज थे वहां से जो जो डायनेस्टीज थे वो लोग को हराया तो हटाया, फिर वहां अपने मेंबर्स को वो बैठाया, ठीक है। नेपोलियन सो हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, नेपोलियन सो हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप का जो मॉडर्नाइजर वो कौन है, नेपोलियन। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या लॉ इंट्रोड्यूस किया, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। वेट्स एंड मेजर जो हो गया है ना, सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर मीन्स बटखरा जिससे वजन करते, ठीक है। वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। इनिशियली मैनी सो नेपोलियन एज अ लिबरेटर और हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, ठीक है। इनिशियली स्टार्टिंग में सबको को लगा कि नेपोलियन हमारे दूत है जो हम लोगों को लिबरेशन देंगे और फ्रीडम और इंश्योर करेंगे, ठीक है। But soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि भाई ये नेपोलियन का जो आर्मी ये तो हर एक जगह सबको हराकर आगे बढ़ रहा। He was finally defeated at Waterloo in 1815. कब हारा वो, 1815 में हारा, कहाँ, वाटरलू में। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws of the other part of Europe had impact on people long after Napoleon had left, ठीक है। और उसके बाद उसका जो कैरिड किया हुआ प्लान था रिवोल्यूशनरी आइडिया का, लिबर्टी का, है ना, एंड मॉडर्न लॉज का, उसके जाने के बाद भी बहुत वो इफेक्ट रहा। आइडियाज ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लोग क्या सीखे, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी का आइडिया और डेमोक्रेटिक राइट्स का आइडिया were the most important legacy of the French Revolution. These spread from France to rest Europe during the 19th century, where feudal system were abolished. Colonized peoples reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create sovereign nation states, ठीक है।
तो ये जो आइडिया है आपका लिबर्टी का, डेमोक्रेटिक राइट्स का, पूरे यूरोप में फैला, और उसके बाद जो जो कॉलोनीज थे फ्रांस के वहां तक फैला। उसके बाद फिर क्या आता, टीपू सुल्तान एंड राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड द आइडिया ऑफ कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशन फ्रांस। इंडिया में कौन कौन इसको अप्रिसिएट किया, मतलब सबसे पहले इस चीज को समझ गया, टीपू सुल्तान, राम मोहन रॉय, है ना, ये दोनों। टीपू सुल्तान से पता ब्रिटिश जो था ईस्ट इंडिया कंपनी वाला बहुत डरता था। क्यों? क्योंकि टीपू जो मेंबर था जैकोबियन क्लब का था, ठीक है, वो पॉलिटिकल ग्रुप जो था जैकोबियन क्लब का था, ठीक है, मेंबर। और यूरोप वहाँ ब्रिटिश लोग को तो पता है फ्रांस में क्या चल रहा है, किस तरह का रिवोल्यूशन चल रहा है, तो वो लोग डरा रहता था कि टीपू सुल्तान भी अपना जो एम्पायर है उसमें इस तरह का किसी तरह का रिवोल्ट ना कर दे, है ना, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखे, इस चैप्टर में हम लोग यही सीखे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ, सबसे पहले क्या रीजन था, रीजन में पॉलिटिकल रीजन क्या था, इकोनॉमिक रीजन क्या था, सोशल रीजन क्या था, ठीक है। उसके बाद ये जो रिवोल्यूशन हुआ उसका आउटकम क्या हुआ, ठीक है। फिर जब रिवोल्यूशन हुआ तो उसमें स्ट्रक्चर चेंजेस क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंजेस में क्या हुआ, मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन, फिर रिपब्लिक बना। अब स्ट्रक्चर चेंजेस हुआ तो जब इतना सारा चेंजेस चल रहा है तो इंटरनल सोसाइटी में भी तो प्रॉब्लम कुछ ना कुछ रहेगा ही ना। तो सोसाइटी में क्या क्या आ रहा था, बार बार पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ रहा था। तो जब पॉलिटिकल वैक्यूम बनेगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनेगा, तब वहां कोई ना कोई तो पॉलिटिक्स को संभालेगा। तो फिर पॉलिटिक्स को संभाला वहां पर कभी जैकोबियन क्लब, फिर जैकोबियन क्लब का भी डाउनफॉल हुआ, तो फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप, है ना, नेपोलियन, ये संभाला। इस तरह करते हुए ये पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्ट्रक्चर समाप्त हुआ, और उसके बाद डे टू डे लाइफ भी पढ़े और फिर कंक्लूड भी कर लिए, ठीक है। अब बात आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि चैप्टर समाप्त हो गया, अब आपको याद करना, तो याद कैसे करोगे, और 9th है, 6, 7, 8 तो है नहीं कि चैप्टर खत्म हुआ पीछे का क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए काम बन जाएगा, ठीक है। तो 9th है, 9th में तो आपका टेक्स्ट बुक का बीच से पूछता है, तो देखो कैसे करोगे। फर्स्ट पेज पर आने दो, सिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से सीखो इसको, ठीक है। पूरा 9, 10 सब काम आएगा ये, और हर एक सब्जेक्ट में काम आएगा। जैसे देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन दिया हुआ, ठीक है, यहां पर तुम हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट लाइन हाईलाइट करो, ठीक है। उसका एक पॉइंट वाइज फॉलोइंग पॉइंट में लिखो, इस तरह करके। अपना नोट्स बनाना बहुत जरूरी, नोट्स नहीं बनाओगे नहीं होगा, ठीक है। कॉपी पे इस तरह कर करके पॉइंट उसको लिखते चले जाओ जो जो इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉइंट में क्या लिखोगे, किताब वाला ही उठा के मत छाप देना, ठीक है। तुम्हारे पास 2 तरीका याद करने का, जैसे हम करते थे। मेरा जो मेथोडोलॉजी है वो मैं बता रहा हूँ याद करने का, ठीक है। देखो मैं किस तरह हिस्ट्री कवर करता था कि हिस्ट्री को पढ़ा, थ्रू आउट इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़े, हिस्ट्री को पढ़े, ठीक है। अब उसको तो हिंदी में समझ रहे, क्योंकि हम लोग का मदर टंग हिंदी है, तो हिंदी में समझ रहे, ठीक है। तो फिर क्या करते थे हम कि कहानी हम समझ लेते थे, ठीक है, कहानी समझ लेते थे और सब टॉपिक को कहानी में लिख लेते थे। सब टॉपिक मतलब जैसे कि सब टॉपिक है, पहला सब टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। तो इस सब टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सोसाइटी है वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ये होगा। फिर टैक्सेशन का इशू था, ठीक है। जैसे लिख लिए फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट, सब हेडिंग यही रखना, सब हेडिंग चेंज मत करना, जो बुक का सब हेडिंग है यही रखना, क्योंकि क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता बनेगा, ठीक है। अब इसका अंदर डिफाइन कर लो 3 स्टेट किस तरह है, ठीक है। अब 3 स्टेट से जुड़ा जो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब नीचे आओ, वहां पर इशू लिखो, इशू मतलब प्रॉब्लम, ठीक है। तुम्हारा मन करे तो तुम कोई और वर्ड लिखना, प्रॉब्लम लिखना, कन्फ्लिक्ट लिखना, ठीक है, कुछ भी लिखो, मतलब ऐसा लिखो जो तुम समझो, तुमको समझना है। एग्जामिनेशन में क्या होता है, एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट रहता है ना वो एडवोकेट बन जाता है, वो एडवोकेट बन जाता है, और जो टीचर रहते हैं ना वो जज बन जाते हैं। तो एडवोकेट का क्या काम है, सही दलील देना जज के पास, कि जिससे उसका केस को सही से समझा जाए। बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना कि तुम जो भी आंसर लिखोगे बढ़िया से समझ में आए टीचर को कि तुम क्या लिखना चाह रहे हो, कन्वेंस तुम बढ़िया से करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि तुम क्या लिखना चाह रहे हो, ठीक है। इसी तरह लिखोगे तब 9th और 10th में नंबर मिलेगा। और इन डेप्थ अब बुक का टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ोगे तभी नंबर आएगा, ठीक है। और जितना सारा क्वेश्चंस भेजे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कलेक्ट करो,
बहुत सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन पर स्टार्टिंग में भी हम करवाए थे, अभी फिर ये चैप्टर खत्म होने के बाद फिर क्वेश्चंस जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करो, क्वेश्चन लिखो, जितना क्वेश्चंस पढ़ोगे उतना आइडिया मिलेगा, और बार बार रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। किसी एक सब्जेक्ट में बढ़िया होने से बढ़िया परसेंटेज नहीं आता है, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट में बढ़िया होने से बढ़िया परसेंटेज नहीं आता है, ये वहम है मन का, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको हर एक सब्जेक्ट में अच्छा कीजिएगा तब ना आएगा बढ़िया। तो हर एक सब्जेक्ट पे करना, और इतना आसानी से पढ़ा दिए हिस्ट्री वगैरह कहानी की तरह, तो उसी तरह इसको रिवाइज करो, अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, ठीक है। अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाओ और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। जितना क्वेश्चंस भेजे थे ना स्टार्टिंग में, अगर वो है तुम लोगों का पास तो फिर से उसको पढ़ो, और नहीं है तो फिर क्वेश्चंस तो जाएगा ही, ठीक है। ये सब जो है ना वर्ड, यहाँ पर न्यू वर्ड्स, लीवर, कलरगी, तिथि, टैली, ये सब एक नंबर में पूछ लेगा। फिर जो तुम्हारा जैसे है नेपोलियन कब हारा, वो सब एक नंबर में पूछ लेगा, समझे। इस तरह से करके फिर दूसरा सब टॉपिक आ जाओ, स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो पहले तो तुम बना लिए, देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, ये समझो किताब कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, मतलब पहला टॉपिक है, तो पहला टॉपिक में तुम लिख लिए 18th सेंचुरी में कैसा सोसाइटी था, ठीक है। अब 1 का बाद देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, 1.1, मतलब जो टॉपिक है ना उसका ये सब टॉपिक है। मतलब जो फ्रेंच सोसाइटी है लेट 18th में, उसका अंदर ये टॉपिक है कि स्ट्रगल टू सर्वाइव। उस टाइम सोसाइटी में कैसा स्ट्रगलेशन हो रहा था सर्वाइव होने के लिए, समझे बात, कैसा स्ट्रगलेशन हो रहा था सर्वाइव होने के लिए, उसका बारे है। तो तुम जो फ्लो चार्ट बनाओगे ना वैसा ही बनाओगे, ठीक है। पहले लिख लो टॉपिक फ्रांस सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी, फिर उसका अंदर लिखो इशू क्या क्या था, स्ट्रगल टू सर्वाइव। इस तरह ब्रेकडाउन करके पढ़ोगे भाई तभी याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। रट रट कर भूखते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे, मुंह सूख जाएगा, याद नहीं होगा। याद करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, समझना होगा। जिस तरह से बता रहे डिसेंट्रलाइज करके काम करने उस तरह कीजिए, और समझ में ना आए तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कीजिए, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक नोट्स बनाकर तुम लोगों को दिखा देंगे। और उसके बाद चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, एसएसटी हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में उसी तरह काम चलेगा, समझे। तो चलो ठीक है, टॉपिक तो खत्म हो गया ये चैप्टर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ सिविक्स या इकोनॉमिक्स के चैप्टर के साथ, है ना। तो बाय, नोट्स बनाना, टेक केयर कोविड-19 में, बाय, थैंक यू।